ठीक है, देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, पूरा नोट्स नहीं है, अभी इसके आगे और बनेगा। देखो बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आया कब था? 1881 में। इसमें 3 चीजें बस आती हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। सब क्या होता है अभी इंडिविजुअली भी कवर करेंगे। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 2 फीचर्स होते हैं जो उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल बनाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, अनलिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, तो ट्रांसफरेबिलिटी का जो फीचर है इसी को हम क्या कहते हैं? नेगोशिएबल। नेगोशिएट करना, आगे बढ़ाना। बार्गेनिंग को भी तो नेगोशिएट करते हैं, तो यहाँ पे बार्गेन ही तो कर रहे हो, कैश देने के बदले तुम ये 3 डॉक्यूमेंट से अपना काम चला रहे हो। तो नेगोशिएबिलिटी और पीस ऑफ पेपर मतलब डॉक्यूमेंट, तो ये 2 फीचर्स बनके क्या बन जाते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है इसका, बेसिकली ये फीचर्स है, काइंड ऑफ ए फीचर्स है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। रिटन डॉक्यूमेंट बोलने का मतलब ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट है तो ये एक्सप्रेस मतलब क्या? दैट विच इज रिटन और ओरल एंड इज ट्रांसफरेबल, मतलब इसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शन में जहां पे मनी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है। दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज पेमेंट, मतलब यहाँ पे एक पर्सन पेमेंट पाएगा और वो पर्सन कौन होगा? जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा। बेरर मतलब जिसके पास, वन हु इज होल्डिंग द डॉक्यूमेंट, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो पर्सन इस पेमेंट को पाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, सेक्शन 13 देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस बात को नहीं बोलता है कि भाई केवल 3 चीजें हम कंसिडर करेंगे। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है बेटा, मतलब आने वाले समय में अगर ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। ये तो इस एक्ट का सेक्शन 13 है जो केवल अभी फिलहाल में 3 चीजों का नाम लेता है। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिफाइन है, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में डिफाइंड और चेक सेक्शन 6 में डिफाइंड है। इसको याद करना देखो कितना इजी है, ये पूछ सकता है, ये एमसीक्यूज में तुम लोगों को पूछ सकता है जो एंड टर्म के एग्जाम होंगे कि प्रोमिसरी नोट का सेक्शन बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक्स का, तो इसको याद रखें। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी जो तुम लोगों को मैंने नोट्स भेजा है ना ग्रुप में, उसमें वो सारी चीजें होंगी। राइटिंग होगा, ठीक है, जो फीचर में राइटिंग, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, वो पहले भी हो चुका है। फ्रीली ट्रांसफरेबल हो चुका है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट कह सकते, कहीं कोई कंडीशंस अटैच नहीं होते। राइट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव मनी, एक व्यक्ति पैसा पाने का हकदार है और एक व्यक्ति की ये लाइबिलिटी है, मतलब अगर एक की राइट है तो दूसरे की लाइबिलिटी है। क्या लाइबिलिटी है? कि वो उस पर्सन को पैसा पे करेगा। ओके, बी देखो, होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। बच्चा ये जो टॉपिक है ना, ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है इस पूरे एक्ट में से कुछ ना पूछे, होल्डर का पूछे कि होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ये इसके बाद वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन के बाद वाला चैप्टर होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को रफली समझ में, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एचडीसी मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स अ गुड टाइटल, बताते इसका मतलब, गुड टाइटल irrespective of any defect in a previous holder's title. Number 1. Number 2, holder in due course is one who receives the instrument for consideration, good faith and maturity. बच्चे, holder in due course इसका मतलब ये है जो व्यक्ति आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अक्वायर कर रहा है, पा रहा है, अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले किसी फ्रॉड से जनरेट हुआ, पहले की पार्टियां फ्रॉड रही, और ये जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो गुड फेथ में लिया है, मतलब वो इस चीज को मान के चला है कि हाँ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस पे कानून की पूरी रेगुलेशंस है, इसमें कहीं कोई डिफेक्ट नहीं, वो ये मान के चला है। तो ऐसे केस में कानून होल्डर इन ड्यू कोर्स को जितना ज्यादा सपोर्ट करता है करेगा। क्यों ना, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा, अगर नहीं करेगा तो फिर लोग एक्सेप्ट ही करना बंद कर देंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स और प्रॉमिसरी नोट, और हमें तो इनकी नेगोशिएबिलिटी को इंक्रीज करना है। बात समझ में आई? बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में।
तो पहली चीज समझ लो, गुड टाइटल का मतलब वो इस चीज को मान के चला है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी भी डिफेक्ट से मुक्त है, ठीक है। वो ये मान के चला है कि इसमें ना फ्रॉड का एलिमेंट था, ना मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट था, ना अनडू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट था, और वो किसी कंसीडरेशन में इस इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर किया, मतलब उसने कोई सेवा दी है जिसके रिस्पेक्ट में ये पेमेंट है। गुड फेथ एंड मैच्योरिटी, गुड फेथ एंड मैच्योरिटी का मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोस्ट डेटेड है, मतलब अभी या आगे पे हो सकता है, खराब नहीं है, पहले से यूज्ड नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ा अलग सा फीचर है, ट्रांसफर्ड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम का मतलब क्या होता है बच्चे? ये जो सिंबल होता है इन्फिनिटी का, इन्फिनिटम का मतलब होता है हाँ कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई लिमिट नहीं है। वैसी तरह नेगोशिएबल में कोई लिमिट नहीं है कि हाँ तुम 30 बार ट्रांसफर कर सकते हो, 24 बार नहीं, जहां जहां जरूरत लगी दैट विल कीप ऑन ट्रांसफरिंग। और प्रिजम्पशंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिजम्पशंस मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, अजम्पशंस ऑफ द लॉ। प्रिजम्पशन, अजम्पशन का मतलब ये होता है कि जो चीजें उसमें पहले से इंक्लूडेड हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो बेरर है किन चीजों को लेकर आश्वस्त रह सकता है। सबसे पहले कंसीडरेशन, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी पार्टी ने किसी को दिया है तो ये मान के चलना है कि सामने वाली पार्टी ने कोई सेवा दी है या कोई प्रोडक्ट दिया है जिसके रिस्पॉन्स में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गया है। ट्रांसफर मतलब ऐसा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता जिसमें ट्रांसफरेबिलिटी का एलिमेंट ना हो। हाँ ये हो सकता है, जैसे चेक में होता है क्रॉस द चेक, अकाउंट पे चेक, तो ट्रांसफरेबल है मगर थोड़े मोड़े कंडीशंस उसमें इंक्लूड होते हैं। जब हम चेक में पढ़ेंगे सेक्शन 5 जाके, नहीं सेक्शन 6 जब पढ़ेंगे तो वो भी कवर करेंगे। डेट, डेट मतलब हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट दी गई है वो डेट असली ही मानी जाएगी, भले फ्रॉड में लिखी हो, फ्रॉड तरीके से लिखियो, बट अगर डेट वो मेंशन्ड है। क्यों हम ये सारी चीजें करें प्रिज्यूम? केवल होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसको कहीं से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नेगोशिएबिलिटी पे कोई सवाल ना उठे। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट बच्चा हमने एक्वायर किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी से, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल मेरा एक एसेट है जो मुझे 2000 पे करेगा, तो उसने मुझे अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ाया और मैंने एक लाइबिलिटी देखी तो मेरे को 2000 पे करने का है, तो मतलब यहाँ पे एसेट को लेकर मैं पे ऑफ कर सकती हूँ। बात समझ में आ रहा है? बिल ऑफ, उसका बिल लेके हम लाइबिलिटी को बिल पे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, हर नेगोशिएबिलिटी इंस्ट्रूमेंट में टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। आप 2018 का चेक लेके नहीं जाओगे इन कैश कराने, बोलोगे मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ। भाई अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज करना था कि 2018 का इंस्ट्रूमेंट में क्यों ले रही हूं। एंड देन स्टैम्प, इट इज प्रॉपरली स्टैम्प। आप मार्केट से जाओगे, जो प्रॉमिसरी नोट या अगर नहीं भी स्टैम्प है, जो ऑर्गेनाइजेशन सामने वाले को पे कर रहा है स्टैम्प है तभी वो इंस्ट्रूमेंट है। चेक में भी तो बैंक का नाम लिखा रहता है, इट इज ऑल्सो द स्टैम्प। ठीक है बच्चा लोग, ये कॉपी करो। फिर इसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं, हो सकता है चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है।